ये सभी बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान जाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। 18 अगस्त को पाकिस्तान में इमरान खान पीएम पद की शपथ ले रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान से न्योता आया है और वो पाकिस्तान जाने पर अड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिद्धू को पाकिस्तान जाना चाहिए। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ हो रहा है, जिस तरह लगातार सीमा पार पर गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरह 15 अगस्त से ठीक पहले पाकिस्तान की फायरिंग में हमारा एक जवान शहीद हो गया, क्या ऐसे हालात में पाकिस्तान की तरफ से आया न्योता कबूल करके पाकिस्तान में इमरान की शपथ ग्रहण में जाना चाहिए? इस बात को लेकर सवाल खड़े हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि पाकिस्तान की नापाक फायरिंग में पुष्पेंद्र नाम का हमारा जवान शहीद हुआ था और 24 घंटे के भीतर इस शहादत का बदला भी हमारे जवानों ने ले लिया। सेना ने पाकिस्तान के 2 जवान मार गिराए हैं, लेकिन इस सबके बीच सवाल सिर्फ और सिर्फ यही उठ खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसे हालात में क्या सिद्धू को पाकिस्तान जाना चाहिए। बिल्कुल, सिद्धू ने कल हाई कमीशन जाकर पाकिस्तान जाने के लिए अधिकारियों से मुलाकात की और केंद्र सरकार से पाकिस्तान जाने को लेकर क्लियरेंस मांगा। आपको सुनवाते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने उस वक्त क्या कहा। फॉर्मेलिटीज थी जिनकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। बाकी गवर्नमेंट परमिशन के लिए मैंने अप्लाई किया है। सब कुछ भारतीय सरकार की परमिशन पे निर्भर है और बाकी कोई भी संवाद होगा तो उस परमिशन के बाद ही। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे थे, कल का रिएक्शन था नवजोत सिंह सिद्धू का। आज जब इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन परमार ने चंडीगढ़ में नवजोत सिंह सिद्धू से इस सिलसिले में सवाल पूछना चाहा तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। Sir, 2 minutes, only 2 minutes, sir. Sir, 2 minutes, please, sir, please. Sir, 2 minutes, only 2 minutes, sir. Sir, 2 minutes, please, sir, please. Sir, 2 minutes, only 2 minutes, sir. Sir, 2 minutes, please, sir, please. Sir, 2 minutes, only 2 minutes, sir. Sir, 2 minutes. उधर सिद्धू को के पाकिस्तान जाने को लेकर सियासत भी जोरों शोरों से हो रही है। आपको सुनवाते हैं कि पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने सिद्धू को लेकर क्या कहा। नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान जाने के लिए अड़िग हैं, क्या आप मानते हैं कि जो पंजाब की जो कांग्रेस है उसको पाकिस्तान से ज्यादा लगाव है। आप जानते हो मुख्यमंत्री जी का भी है और नवजोत सिद्धू का। मुझे अच्छा लगता है कि वहीं रहे तो अच्छा ठीक है। हालांकि कांग्रेस बार बार सिर्फ यही कह रही है कि सिद्धू का पाकिस्तान जाने का जो फैसला है वो उनका निजी फैसला है और न्योता भी उन्हें निजी तौर पर ही भेजा गया है। ये नवजोत सिंह सिद्धू का अपना व्यक्तिगत निर्णय है और व्यक्तिगत निमंत्रण भी है, मगर वो सरकार के मंत्री भी हैं तो उन्होंने प्रोटोकॉल का ध्यान रखा होगा और जो आवश्यक अनुमति लेनी है वो आवश्यक अनुमति ली होगी। तो पाकिस्तान में शपथ ग्रहण समारोह में सिद्धू को जाना चाहिए या नहीं, इस पर लोगों में मिलीजुली राय है। आपको सुनवाते हैं कि देश के लोगों का इस पर क्या कहना है। बिल्कुल सही है जाना। मुझे लगता है किसी भी अपॉर्चुनिटी से अगर रिलेशंस अच्छे होते हैं, कोई पर्सनल इन्विटेशन है या ऑफिशियल इन्विटेशन है तो डेफिनेटली जाना चाहिए। आफ्टर ऑल हमारी जितने भी पड़ोसी कंट्रीज हैं, हम चाहते हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन। और अगर इन्विटेशन आ रहा है हम नहीं जाएंगे तो वो फिर बिल्कुल ही हमारे तरफ से डिनाई हो जाएगा। आई थिंक मुझे अगर उनको इन्विटेशन है तो बिल्कुल जाना चाहिए और भी किसी को इन्विटेशन है तो जाना चाहिए। आपसे नहीं जाना चाहिए। जो देश हमेशा दूसरों के देश के अंदर घुस के मारकाट करने वाला है, आतंकवादी देश है, उसके साथ आप दोस्ती करके कैसे आप कंटिन्यू कर सकते हो जब तक कि वो अपना टेररिज्म को छोड़ता नहीं है। तो जब तक टेररिज्म चलेगा तब तक कोई उससे दोस्ती, कोई उसके साथ खेल, कोई उसके साथ नहीं। तो नवजोत सिंह सिद्धू जी का वो पर्सनल रिलेशन है, क्योंकि वो क्रिकेटर भी रहे हैं, इमरान खान उनके क्रिकेटर थे साथ में, वो उनका पर्सनल है। बट अगर बीइंग इंडियन मुझसे पूछा जाए तो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और अब बात करते हैं उस शहादत की जिसका हिंदुस्तान ने 24 घंटे के भीतर बदला ले लिया है। सेना ने कल शहीद हुए जवान पुष्पेंद्र की शहादत का बदला लिया है। तंगधार सेक्टर में एलओसी पार कर 2 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया गया है। कल सीमा पर पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे पाक सेना की ओर से कवर फायर भी दिया गया। भारतीय सेना ने प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि रात में एक टैक्टिकल ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना के उन बंकरों को निशाना बनाया गया है जहां से कल पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। पाकिस्तानी सेना की ओर से यहां फायरिंग
आतंकी घुसपैठ को कवर देने के लिए की गई थी। इसमें मथुरा के रहने वाले जवान पुष्पेंद्र सिंह की कल सिर में गोली लगने की वजह से मौत हो गई थी। सेना ने अपने बयान में इसे स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल ऑपरेशन का नाम दिया है। आपको दिखाते हैं उस वक्त की तस्वीरें जब श्रीनगर में शहीद पुष्पेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये उस वक्त की हैं जब जवान को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस सेक्टर में पुष्पेंद्र शहीद हो गए थे। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में पुष्पेंद्र शहीद हुए थे और अब उन्हें ये श्रद्धांजलि दी गई है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मथुरा के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले थे। उनकी शहादत की खबर जैसे ही उनके घर पर पहुंची, मातम छा गया। ये उनके घर की तस्वीरें हैं मथुरा की, जहां पर जैसे ही ये पता चला कि पुष्पेंद्र देश की रक्षा करते हुए सीमा पर शहीद हो गए हैं, उनके घर पर मातम पसर गया। हालांकि घर परिवार के लोगों को गर्व है कि उनके बेटे ने अपनी देश के लिए जान दी है, लेकिन कहीं उनको दुख भी है कि सीमा पर एक बार फिर से पाकिस्तान की फायरिंग हुई और देश में एक वीर सपूत थी। हमारा कहना यह है कि एक बच्चा हमारे देश की सेवा के लिए शहीद हो गया। हम यह भी चाहते हैं कि हमारा दूसरा बच्चा भी सिर्फ देश की सेवा करे। ये बड़ी अच्छी बात है जो मरते दम तक देश की सेवा करे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है सर कि वो आज हमारे बीच नहीं है। वो मेरा भाई था, चाचा का लड़का था, बचपन का दोस्त ही नहीं भाई और दोस्त सब कुछ था। जब भी आता था तो साथ साथ घूमते थे और देश की बात करता था। कहता था कि हमारी देश की फौज बहुत अच्छी है और हर काम अच्छे तरीके से करती है। और सर यही आपस में खूब बातें करते थे। अब की बार आया था तो बोल रहा था कि अब मेरे लड़के का जन्मदिन है। इस बीच इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर से बात की। आपको सुनवाते हैं कि हंसराज अहीर ने इस पर क्या कहा। जी, जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी की जा रही है, कल भारतीय सेना का जवान भी शहीद हुआ था और ऐसी खबरें हैं कि भारतीय सेना द्वारा कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी जो हैं वहां पर सैनिक मारे गए। देखिए, हमारे जवान या सुरक्षा बल के हो या सेना के हो, सीमा पर तैनाती है। घुसपैठियों को भी रोकना है, आतंक को भी रोकना है और पाकिस्तान के द्वारा हर हरकत का जवाब भी देना है। कि हमने कल देखा है कि हमारा एक जवान शहीद हुआ था, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने उसका जवाब भी दिया है और ये जवाब दिया भी जाएगा, देते भी रहेंगे और कोशिश ये रहेंगी दोबारा ऐसी हरकतें ना करें। इसके लिए तैनाती बढ़ेगी भी और हिम्मत से हमारे जवान काम करते हैं। पाकिस्तान है कि मानता नहीं? अब वो मजबूरी है उनकी, कमजोर व्यक्ति है, कमजोर देश है। अब वो ऐसे छुप के हमले करने की कमजोरों की आदत होती है। एक कमजोरी का सीधा स्पष्ट होता है कि कमजोर देश के लोग ही ये हरकतें करते हैं और हम उसको ताकत से जवाब देते हैं। और 15 अगस्त के मौके पर जैश ए मोहम्मद के आतंकी दिल्ली को दहलाने की साजिश की तैयारी में है। खबर है कि जैश के 4 आतंकी दिल्ली में घुस सकते हैं। दिल्ली पुलिस को सुरक्षा एजेंसियों से इनपुट मिला है कि पंजाब और हरियाणा के रास्ते जैश के आतंकी दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं। अलर्ट के बीच राजधानी दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। कई इलाकों में पुलिस गश्त तेज कर दी गई है और इस बीच दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल भी चल रही है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली के लाल किले के बाहर 2 लेयर बैरिकेडिंग की गई है, जिसमें चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल नजर रख रहे हैं। सुरक्षा को लेकर लाल किले पर दिल्ली पुलिस जवानों के साथ एसएसबी के जवानों को भी तैनात किया गया है। ऐतिहासिक लाल किले में सुरक्षा व्यवस्था क्या इंतजाम है, आइए
चलिए आपको दिखाते हैं लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था को। आप देख सकते हैं कि दो बैरिकेडिंग की गई है सुरक्षा कवच के लिए और हर तरफ से यहाँ पर पुलिस तैनात है। साथ में अगर हम कहें तो यहाँ पर अंदर जाने के लिए दो अपनी जो है मशीन लगाई गई है जो अपना से चेकिंग करते हुए जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रेन भी रखी गई है जो पूरी तरह से इस पे कैमरा होंगे और पुलिस वाले तैनात होंगे जो पूरी तरह से निगरानी करेंगे कि तमाम जो एक्टिविटीज अंदर हो रही है वो उसमें कहीं कोई ऐसा आदमी तो नहीं घुस गया जो कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे सके। इसे तमाम तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर तरफ से आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एसएसबी के जवान भी मौजूद हैं गन पॉइंट के साथ कि कोई भी ऐसी कोई हलचल हो तुरंत ये एक्शन में आ जाए, क्योंकि भारत की सुरक्षा की बात है, स्वतंत्रता दिवस की बात है। इससे तमाम तैनाती और तमाम जो है व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तमाम जो लोग हैं वो चाहते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के अपने इस मौके पर अपनी स्वतंत्रता को पूरी तरह से कायम कर सके, व्यवस्थित कर सके, इसलिए यहाँ पर पुलिस भी अपनी चाक चौकस इंतजाम किए हुए है। हर तरफ से पैनी निगाह बनाकर यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। हर तरफ से आप देखिए तो दिल्ली पुलिस के यहाँ पर कमांडो के भी बसेस यहाँ पे मौजूद हैं और व्यवस्था में कोई भी कमी या चूक न हो, इससे तमाम तरह से यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि हाइट पर यहाँ पर स्टॉल भी बनाए जा रहे हैं जो टेम्परेरी बेस है। कोई भी ऐसी कोई चूक न हो सके, इससे तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और इसी सावधानी के साथ यहाँ पर लाल किले पर झंडा फहराने के लिए तमाम व्यवस्था के लिए तमाम सिक्योरिटी वाले तैनात हैं। कैमरामैन रंजन के साथ श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की शेल्टर होम मामले को लेकर। पहले से मुश्किलों में घिरी बिहार की नीतीश सरकार अब कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के कटघरे में खड़ी है। सुशासन बाबू के बिहार में कानून का राज अब पटरी से उतरता हुआ दिख रहा है। सोमवार को वैशाली जिले में आरएलएसपी नेता मनीष साहनी की हत्या को 12 घंटे भी नहीं बीते थे कि राजधानी पटना में बेखौफ बदमाशों ने एक सरकारी अफसर की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने योजना विभाग में अंडर सेक्रेटरी राजीव कुमार के घर में घुसकर लूटपाट की कोशिश की और विरोध करे जाने पर उन्होंने राजीव कुमार को गोली मार दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इससे पहले वैशाली जिले के जंदाहा इलाके में सोमवार को आरएलएसपी नेता मनीष साहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोटरसाइकिल सवार 2 हमलावरों ने साहनी के दफ्तर में घुसकर उन्हें निशाना बनाया और फिर फरार हो गए। 24 घंटे से भी कम वक्त में हुई हत्या की इन 2 सनसनीखेज वारदातों ने बिहार की कानून व्यवस्था को सवालों के कटघरे में एक बार फिर से खड़ा कर दिया है। हर एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या सूबे में गुंडे बदमाश पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं, उनमें कानून का जरा सा भी खौफ नहीं बचा है। शिवपूजन झा हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवपूजन, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार रोज आपसे बात कर रहे हैं इंडिया रिपोर्टर में, और खबरें बिहार को लेकर यही आ रही हैं। कभी मुजफ्फरपुर होता है, कभी शेल्टर होम कांड होता है, और अब पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। सुशासन का दावा होता है, लेकिन सवाल यही है कि अगर यही सुशासन है तो फिर क्या है? और हम कह सकते हैं कि बैठे बिठाए कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है निशाना साधने का। और पिछले 24 घंटे में 2 बड़ी घटनाएं, और जो जनराहा में घटना कल घटी थी उसके बाद धारा 144 लगा दी गई। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस को गोलियां तक चलानी पड़ी पूरे मॉब को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें कि 6 से 7 लोग घायल हुए और बताया जा रहा है कि उसमें से एक शख्स की बाद में मौत हो गई। दूसरी घटना आज सुबह सुबह, जहां पर कि चंद बदमाश आते हैं हथियारबंद, ग्रिल काटते हैं और वो अंडर सेक्रेटरी के घर घुस जाते हैं। अंडर सेक्रेटरी ने रोकना चाहा तो उसके साथ मारपीट करते हैं। बाद में वो छेड़खानी पर उतर आते हैं। सब में ये कहते हैं कि जो पैसा ऑफिस से आप लेकर के आए हैं वो पैसा हमें सौंप दीजिए, यानी कि कोई न कोई इनसाइडर है। लेकिन 24 घंटे हो चुके इन 2 घटनाओं को, अब तक इन दोनों ही मामले में किसी में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो निश्चित रूप में सवाल उठना लाज़मी है। आप हमारे साथ इस खबर पर बने रहिएगा, हम वापस आपके पास लौटेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। मामले में मनीषा दयाल के घर पहुंची है एसआईटी की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीषा दयाल के घर एसआईटी की टीम पहुंची है। हालांकि मनीषा दयाल और चिरंतन, जो कि दोनों इस मामले में मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, संचालक बताए जा रहे हैं असला शेल्टर होम के, वो दोनों इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और एसआईटी की टीम इस वक्त उनके घर पहुंची है। शिवपूजन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं हमारे साथ, और शिवपूजन आपसे जानना चाहेंगे क्या लेटेस्ट अपडेट है आपके पास? देखिए, थोड़ी देर पहले ही जो डीएसपी हैं इलाके के, वो नेतृत्व कर रहे थे इस टीम का, जो एसआईटी टीम गठित की गई है और यही टीम
पूरे घर को तकरीबन खंगाल करके चली गई है। वहां पर उनके एक पति हैं और बेटा है, उनसे भी बातचीत की गई है। बहुत सारे दस्तावेज वहां से उठाए हैं। किस तरीके के दस्तावेज हैं इस बारे में हमें जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को आखिरकार ये पता मिल ही गया, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि कई बार गलत पता बताया गया था पुलिस को, और इसीलिए पुलिस जो है एग्जैक्ट जगह, जो एग्जैक्ट लोकेशन है, वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। तो पुलिस इस जगह को पूरी तरह से खंगाल चुकी है और बताया यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक दो और ठिकाने जो हैं इनसे जुड़े हुए, उन ठिकानों पर भी पुलिस छापेमारी करने वाली है और वहां से भी कई अहम दस्तावेज मिलने की पुलिस को अंदेशा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शिवपूजन इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात सुप्रीम कोर्ट ने सेना के 355 अधिकारियों और जवानों की एक अहम याचिका की। याचिका में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी अफ्स्पा वाले इलाकों में सैन्य कार्रवाई के दौरान जवानों पर होने वाले मुकदमों को चुनौती दी गई है। इन जवानों की तरफ से दायर अर्जी में कहा गया है कि AFSPA वाले अशांत इलाकों में ड्यूटी निभाने पर मुकदमे का सामना किया जा रहा है। एनकाउंटर करने पर FIR दर्ज कर अभियोग चलाया जा रहा है, जबकि ड्यूटी के दौरान कार्रवाई पर मुकदमे से छूट मिली हुई है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह के मुकदमों से सेना और अर्धसैनिक बलों का मनोबल गिरेगा। जवानों का कहना था कि मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ बताकर केस दर्ज किए जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से अपने उस आदेश को वापस लेने की भी मांग की गई, जिसमें हर एनकाउंटर की जांच कराने के लिए आदेश दिए गए हैं। इस याचिका में कहा गया कि आतंकियों पर कार्रवाई के लिए अगर CBI या पुलिस जांच होगी तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा भी प्रभावित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जवानों की तरफ से दायर याचिका को मंजूर कर लिया है और 20 अगस्त को इस याचिका पर सुनवाई होगी। जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट में जो प्रोटेक्शन है सोल्जर्स के लिए, वो प्रोटेक्शन सोल्जर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता, वो प्रोटेक्शन नेशन की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए उस प्रोटेक्शन का डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए अनलेस की कोई स्पेसिफिक लॉ में चेंज हो। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। गांव में सबसे ज्यादा मौत सोलन जिले में हुई है। वहां 8 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। राजधानी शिमला में रिकॉर्ड बारिश हुई है। राजधानी शिमला में रिकॉर्ड बारिश हुई है। शिमला में साल 1901 के बाद सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। बाढ़ और बारिश से हिमाचल प्रदेश में अब तक 775 करोड़ रुपए के नुकसान की खबर है। लगातार बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से बारिश के बाद जो हाल हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक लोगों का हाल इस वक्त बेहाल है। 2 राज्यों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। केरल और जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात बने हुए हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं। केरल में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं और 8 जिले केरल के ऐसे हैं जो कि इस वक्त बाढ़ और बारिश से प्रभावित हैं। आपको हिमाचल के सोलन की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां नदी नाले जबरदस्त उफान पर हैं। सोलन में नैनोवाल इलाका पानी पानी हो गया है। तस्वीरें मेंडीपुर ब्रिज की दिखाते हैं आपको, जहां पानी प्रचंड वेग से बह रहा है। ये सोलन की तस्वीरें हैं, जहां पानी का बहाव आप देख सकते हैं। ये देखिए जो पुल है, पुल के ऊपर से पानी होकर बह रहा है, यानी कि जो जलस्तर है पानी का वो कितना बढ़ गया है, तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। और पानी का प्रेशर फोर्स कितना जबरदस्त है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार बरसात हो रही है और सोलन से तो कल परसों खबर भी आई थी कि काफी तेज बारिश हुई थी, जिसकी वजह से कुछ एक जगह लैंडस्लाइड भी हुई थी सोलन में और कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कई लोग जान गंवा चुके हैं इस बरसात और बाढ़ की वजह से। हिमाचल के कांगड़ा में भी भारी बारिश से बुरा हाल है। घरों में पानी घुस गया है, सड़कों में के ऊपर से भी पानी बह रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये कांगड़ा की हैं। वो देखिए, आप देखिए रोड है वो, और रोड के ऊपर से पानी बह रहा है और कितनी फोर्स के साथ ही पानी बह रहा है। वहां पर जो गाड़ियां गुजर रही हैं वो भी बहुत संभल कर आगे बढ़ रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी का प्रेशर एकदम से बढ़े और कोई बड़ा हादसा वहां पर हो जाए। क्योंकि पिछले दिन में हमने देखे कि इस तरह के हादसे हुए हैं जब पानी से बैर करना लोगों को महंगा पड़ा है और जो गाड़ियां हैं, कल मोटरसाइकिलें हैं जो बह गई थी। जी और ये देखिए, मैं जो बात अभी कर रहा था हमेशा वही हुआ है। देखिए गाड़ी देखिए कैसे बहती हुई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल कोई कागज बह रहा हो, कोई तिनके की तरह बह रहा हो।
ये कांगड़ा के बालकरूपी इलाके की तस्वीर है, जहां पर कैसे सैलाब के पानी में जो गाड़ियां हैं वो तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही है। जी रोहित, कहा जाता है कि आग से एक वक्त के लिए लड़ा जा सकता है, पर पानी के आगे जोर नहीं चलता है, और वो भी जो इस तरह का सैलाब हो उसके आगे कुछ नहीं टिकता है। ये गाड़ी उसमें बहे चले जा रही है, और ये कांगड़ा के बालकरूपी की तस्वीर है। हालांकि ऐसा नहीं है, रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं, राहत और बचाव का काम जारी है। जो इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी बहुत ज्यादा है, उन लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से बरसात हो रही है, जिस तरह से पानी अपनी ताकत दिखा रहा है, उसके बाद इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। सैकड़ों हजारों लोग इस बारिश की वजह से, इस सैलाब की वजह से हिमाचल प्रदेश में प्रभावित हो रहे हैं। सैलाब की तस्वीरें कल भी हमने देखी थी, जहां शिमला की तस्वीर आई थी, ऊपर से कैसे पूरा का पूरा सैलाब आया, जो नीचे गाड़ियां खड़ी हुई थी मलबे में दब गई थी। और अब कुछ उसी से मिलती जुलती तस्वीर यहां पर नजर आ रही है कि जो सड़क पर गाड़ियां खड़ी हुई थी, कैसे सैलाब आता है और इन गाड़ियों को अपने साथ बहा कर ले जाता है। इधर जम्मू कश्मीर में भी पानी सब कुछ बहा कर ले जाने को आमादा नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी की हैं, जहां नदियों में जबरदस्त उफान नजर आ रहा है। तो हाल बेहाल है, लगभग उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा भारत एक ही तरह के हालात से जूझ रहा है। पानी का प्रचंड रूप, हर तरफ से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं, राजौरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पानी का फोर्स जो है वो आपको तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब ये देखिए कि पूरा साउथ से लेकर, केरल से लेकर पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो इस वक्त इसी तरह के पानी की समस्या से जूझ रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों के घरों तक में पानी घुस जा रहा है, सड़कों पर चलने के लिए लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है। केरल में भी बाढ़ और बारिश ने कोहराम मचा रखा है। केरल में अब तक लगभग 40 लोगों की मौत हो गई है, अब भी घरों में पानी घुसा हुआ है। तो हालात केरल में भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। हालांकि कई इलाकों में पानी जो है वो नीचे जा रहा है, पर फिलहाल लोग कई जगह पे शेल्टर लेकर एक जगह पे रहने को मजबूर हैं, क्योंकि घरों को उनको छोड़कर जाना पड़ गया है, क्योंकि उनके घरों में पानी घुस आया है। बिल्कुल, ऐसे में दिक्कत ये होती है कि आप घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं, आपको पता नहीं है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कहीं गड्ढे हैं, क्या है, उसमें गिरकर भी लोगों की जान चली जाती है। और आपको ये नहीं पता चल पाता है कि इतना पानी जो भरा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो इसमें कोई सांप हो, जहरीला कीड़ा हो, तो उसकी वजह से कोई हादसा हो जाए। तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं लोगों को घर से निकलने में भी इस पानी की वजह से। तस्वीरें आप देखिए कि जो पूरा इलाका, 8 जिले हैं केरल के इस वक्त जो कि इसी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। दमन दीव में बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यहां गंगेश्वर महादेव मंदिर में महिलाएं पूजा करने पहुंची थी, तभी समंदर के पानी का तेज बहाव आया और एक महिला उसकी चपेट में आ गई। हालांकि महिला ने एक पत्थर को पकड़ लिया, जिससे उस महिला की जान बच गई। लेकिन इस तस्वीर को आप देखिए कि कैसे जो महिला आगे खड़ी हुई है और एकदम से कितनी फोर्स के साथ यहां पर पानी आता है। जो सबसे आगे महिला खड़ी हुई थी वो, ये देखिए, ऑरेंज साड़ी में है वो महिला, वो पानी के इस प्रेशर की वजह से फंस जाती है पानी में। लेकिन रात की बात यह है कि आसपास चट्टानें थी, तो एक हाथ से महिला ने चट्टान को पकड़ लिया तो उसकी जान बच गई। ये देखिए, इस ध्यान से तस्वीर को देखिए, आगे जो महिला सबसे खड़ी हुई है, एकदम से फोर्स के साथ यहां पर पानी आता है समंदर का, और जो सबसे आगे महिला खड़ी हुई थी उसको खींच कर ले जाता है। कहते हैं कि पानी खींच लेता है अपनी ओर, ठीक यहां पर यही हुआ और इस महिला को पानी ने अपनी ओर खींचा। लेकिन कहते हैं कि खुशकिस्मत थी ये महिला और बच गई जान। वहां पर जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि आसपास चट्टाने हैं और पत्थर कुछ इस तरह का है कि अगर उसको पकड़ लिया जाए तो सहारा एक मिल जाएगा। उसी सहारे की वजह से इस महिला की जान बच गई। ये महिलाएं गंगेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंची थी, जहां का ये हादसा बताया जा रहा है, और समंदर की तेज लहरों में वो औरत फंस गई। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी रही, वो बच गई। बिल्कुल, कहना यही होगा कि महादेव की कृपा रही है इस महिला पर कि महादेव के दर्शन करने गई थी और सैलाब तो था, समंदर की तेज लहर भी थी, लेकिन महादेव की जब कृपा हो तो फिर जिंदगी बच ही जाती है। या भी ऐसा ही हुआ। ये देखिए, ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। आगे है ये महिला, पूजा करने के लिए लोग पहुंचे थे, गंगेश्वर महादेव में पूजा कर रहे थे। इसी दौरान बहुत स्पीड के साथ, देखिए कितनी फोर्स के साथ जो पानी है वो इस जगह पर आता है और इस महिला को अपने साथ ले जाता है, लेकिन खुशकिस्मत रही कि जान बच गई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक बाइक सवार पानी के बहाव में बह गया। वो तस्वीरें हम आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो किस तरह से वो बाइक के साथ पानी के तेज बहाव में फंसा हुआ है। हालांकि उसकी कोशिश यही है कि वो अपने बाइक को बचा पाए।
3 लोग हैं। ये देखिए कैसे बाइक बह गई। तो देखिए वही बात हम कर रहे हैं कि पानी का जो बहाव है, उसका करंट, उसका फोर्स इतना ज्यादा होता है कि उसके आगे कुछ भी टिक नहीं पाता है। हमने कारें तैरती हुई देखी हैं, ये तो फिर एक दोपहिया वाहन है। देखिए निशा, यहाँ पर ना 2 तरह की गलतियां करते हैं इस तरह लोग की। एक तो इतने गहरे पहले इस तरह के फोर्सफुल वाले पानी में उतर जाते हैं और उसके बाद फिर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं बाइक को, स्कूटर को बचाने में, जहां ये लोग ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए पानी का फोर्स कितना तेज है कि 3 लोग मिलकर इस स्कूटर को रोक नहीं पा रहे हैं और कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड में ये स्कूटर इस सैलाब के साथ बह जाता है। गनीमत रही कि ये लोग बच गए। जी। तो पहाड़ हो या मैदान, हर जगह जल प्रलय इस वक्त आई हुई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बाढ़ का खतरा है और घाघरा नदी उफान पर है। दरअसल नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश के बाद घाघरा खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। बहराइच की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर घाघरा नदी किस तरह से उफान पर है और इस उफान की वजह से जो घाट वाले इलाके हैं वहां पर मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके दरकने की आवाज भी बहुत साफ नजर आई। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। तो दिखाते हैं राजस्थान के बाड़मेर की तस्वीरें, जहां शहीदों की शहादत को सलाम करने के लिए मानव श्रृंखला बनाई गई। ये मानव श्रृंखला 700 किलोमीटर लंबी है, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए हैं। इसमें राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। उन्होंने वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। तस्वीरें देखिए, 700 किलोमीटर लंबी ये मानव श्रृंखला है जिसको राजस्थान के बाड़मेर में बनाया गया। और इस दौरान सेना के हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें सेना के अफसरों ने लोगों को सैन्य हथियारों के बारे में जानकारी दी।